हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। इस चैप्टर में बेटा हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, एलिफैटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल, जिसको हम फिनॉल कहते हैं अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा होता है। और साथ में ही एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, दैट इज ईथर। ईथर को भी पढ़ेंगे। अच्छा, आपको इनके जनरल जो बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं, आई होप आपको पता होगा कि जो अल्कोहल होता है उसको हम ROH से शो करते हैं। अगर एरोमेटिक है तो वहाँ पर अल्काइल की जगह एराइल आ जाएगा, है ना, एरीन्स आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका फिनॉल का रिप्रेजेंटेशन। और ईथर के लिए हम ROR, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ दोनों सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, है ना। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो पहले स्टार्टिंग में हम अल्कोहल और फिनॉल को देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, जब कोई एल्केन आपके पास प्रेजेंट हो और उसमें से हाइड्रोजन निकलकर OH आ जाए, तब अल्कोहल बनता है। एल्केन से हम अल्कोहल इतनी आसानी से बना नहीं सकते, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गई है और उसकी जगह OH आ गया है। इट मीन्स अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला विल बी CnH2n+1, एक हाइड्रोजन चली कर उसकी जगह क्या आ गया, OH। दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, राइट। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह जो आपका बेंजीन होते हैं, जो आपके एरीन्स होते हैं, उसमें से अगर आपकी बेंजीन रिंग है उसमें से क्या निकल जाए, इसको मैं ARH लिखूंगी, एरीन हम C6H5 को कहते हैं। इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर बेटा क्या आ जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, देन इट इज कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल या फिनॉल। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज थी, ये आपको मालूम थी। इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो ये अल्कोहल होते हैं ये मोनोहाइड्रिक भी हो सकते हैं, डाईहाइड्रिक भी हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी कि अल्कोहल के फॉर्मूले में एक OH भी प्रेजेंट हो सकता है, 2 OH भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 OH भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम अल्कोहल का पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल का, तो पहला हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। कितने OH ग्रुप जुड़े, उस बेस पे हमने इसका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। उस बेस पर इसको जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमें 3 तरह के अल्कोहल मिल रहे हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राई या फिर पॉलीहाइड्रिक। 3 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, है ना। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, राइट। मोनोहाइड्रिक का मतलब एक OH प्रेजेंट है पूरे फॉर्मूले के अंदर। अगर एक OH प्रेजेंट है, दैट टाइप ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एक एग्जांपल दूं आपको, मिथाइल अल्कोहल, एक OH है। इथाइल अल्कोहल, यस, इट इज ऑल्सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, राइट। और अगर मैं एरोमेटिक अल्कोहल की बात करूं, अगर मैं फिनॉल लिखूं, भाई इस फिनॉल के अंदर भी तो एक ही OH प्रेजेंट है, इट इज ऑल्सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, जब केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। तो मैम डाईहाइड्रिक के एग्जांपल ना क्लास 11th में भी एक पढ़ा था, देखिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH, इसको हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 OH प्रेजेंट होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका कॉमन नेम होता है, राइट। अगर मैं ट्राईहाइड्रिक के एग्जांपल की बात करूं, तो जिस अल्कोहल में, जिस फॉर्मूले में, जिस स्ट्रक्चर में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। बेटा ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल। इट मीन्स ग्लिसरॉल इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल में एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जो एरोमेटिक है वहां पर अगर 2 OH प्रेजेंट है तो डाईहाइड्रिक हो जाएगा। अब जो दूसरा OH है, इट में बी ऑन ऑर्थो और ऑन मेटा और ऑन पैरा, ठीक है, किसी भी जगह हो सकता है तीनों में से। तो ये मैंने एक मेटा बना दिया और एक मैंने ये बना दिया बेटा यहाँ पे पैरा, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई, दीज आर डाइहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इनके नाम अलग अलग होते हैं, इनके नाम कॉमन नेम्स जो होते हैं बेटा वो अलग अलग होते हैं। क्या होता है इसका कॉमन नेम आपको पता है, इसका कॉमन नेम होता है फिनॉल, ठीक है, फिनॉल IUPAC एक्सेप्टेड नेम भी है, इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। फिनॉल इज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल आता है तो अगर ऑर्थो पर दूसरा OH प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं कैटेकॉल। स्पेलिंग है बेटा ये CATE और ये C है, कैटेकॉल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कैटेकॉल। दूसरा जब हमारा अगर मेटा पर प्रेजेंट है OH तो हम उसे कहते हैं रिसोर्सिनॉल। यानी कि जो OH है वो 1-3 पोजीशन पर प्रेजेंट है। अगर OH 1 और 2 पोजीशन पर प्रेजेंट है या 1 और 6 पोजीशन पर प्रेजेंट है ना, ये तो समझ में आता है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 1 और 2 पर प्रेजेंट है या 1 और 6 पर प्रेजेंट है तो हम क्या कह रहे हैं, कैटेकॉल कह रहे हैं। 1 और 3 पर प्रेजेंट है, 1 और 5 पे प्रेजेंट है, यानी कि मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हम उसको रिसोर्सिनॉल कह रहे हैं। अगर 1-4 पोजीशन पर प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्विनॉल कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जांपल। ट्राइहाइड्रिक का मैम आपने एरोमेटिक का एग्जांपल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, अभी देती हूँ इसका एग्जांपल भी। देखो ट्राइहाइड्रिक में यानी कि 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक OH यहाँ प्रेजेंट है, एक OH यहाँ प्रेजेंट है, एक OH यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कह देंगे। ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई, दिस इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, राइट। तो 3 अगर OH प्रेजेंट है तो उसको ट्राइहाइड्रिक, 2 प्रेजेंट है तो डाइहाइड्रिक, और अगर 1 प्रेजेंट है तो मोनोहाइड्रिक। ये तो एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH, राइट। एक और टाइप का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उस क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि जो कार्बन के साथ जो OH है, किसी कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन और OH जो बॉन्ड है उसमें उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है या sp2 है। तो हम सेकेंड क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ COH में हम इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे पढ़ रहे हैं। अगर COH में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पहला कैटेगरी क्या हो सकती है कि कार्बन का वो हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या हो, sp3 हो। तो जितने भी आपके एलिफेटिक अल्कोहल हैं, एलिफेटिक में हम नॉर्मल सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, मैं भी विनाइल की बात नहीं कर रही, एलाइल की बात नहीं कर रही, है ना, उसको हम चेक करेंगे। तो जो हमारे इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, ये जितने भी हमारे अल्कोहल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, sp3 यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें हम इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिवाइड करता है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। इसका क्या मतलब होता है बेटा, अगर आपका देखो ये कार्बन की कोई चेन है, ठीक है, ये मैंने कार्बन की कोई चेन बनाई और OH यहाँ प्रेजेंट है, OH यहाँ प्रेजेंट है, तो किस कार्बन से जुड़ा है OH, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। कैसे आया 1 डिग्री यार, लास्ट जो आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी इंट्रोडक्शन में समझाया था, लेकिन फिर से समझाऊंगी क्योंकि क्या पता आप भूल गए हो। उसका रीजन क्या होता है कि अगर इस कार्बन से, जिस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हो, एक ही तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है ना, एक ही तरफ कार्बन की चेन जुड़ी हुई है ना, तो ऐसे कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। इसी चेन में अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन से 2 तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो उसको हम 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, राइट। अभी इस चेन को और चेंज करूंगी, एक और यहां पर मैंने CH3 लगा दिया। अब जो ये कार्बन है इससे इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है। नाउ दिस कार्बन इज अ 3 डिग्री कार्बन। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, तो अगर 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो उस अल्कोहल को हम 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। मैम सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल, ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे या 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। अगर मैं टर्शरी की बात करूं तो दिस विल बी द टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। तो हम
क्या कर सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 तरह के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे हम इसको फर्दर ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा वो एल्कोहल जिसमें कार्बन और OH के जो बीच का जो बॉन्ड है, जो कार्बन है, वो कैसा है बेटा, आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अच्छा, यहां पर एक और एग्जाम्पल आ जाएगा, वो एग्जाम्पल क्या है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, जो एलाइल एल्कोहल है बेटा, एलाइल एल्कोहल ये भी इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहां भी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। एलाइल एल्कोहल भी ऐसे ही इसी कैटेगरी में आएगा जहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। एक और एग्जांपल आएगा यहां पर, एरोमेटिक एल्कोहल एक मैं लिख रही हूं यहां पे, लेकिन यहां पे जो OH ग्रुप है वो डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, साइड चेन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की बात करूं, तो ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है बेटा, sp3 है। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, लेकिन OH तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन है, ये है बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल, तो बेंजाइल एल्कोहल हो, एलाइल एल्कोहल हो, या फिर ROH, कोई चेन से जुड़ा हुआ, कार्बन की स्ट्रेट चेन से जुड़ा हुआ OH हो, ये सारे के सारे अल्कोहल किस कैटेगरी में आते हैं, जहां पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे एग्जांपल sp2 हाइब्रिडाइज्ड के। इसको ये हटा देती हूं मैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम बात किसकी करेंगे, व्हेन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp3 sp2 आपको पता है ना क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं कार्बन से तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 सिग्मा और 1 पाई है तो sp2 होता है, और अगर 2 सिग्मा है और 2 पाई है तो sp होता है ना। ये आपको याद रखना है, अगर याद नहीं है तो अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ये हमेशा चेक करने के लिए यूज करेंगे जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, राइट। तो चलो sp2 की बात करते हैं। sp2 में एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, दैट इज फिनॉल, जब OH डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। इसको मैं ओपन करके बना देती हूँ। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं बेटा, तो इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा 1 पाई कौन सी कैटेगरी में आया, sp2 में आया। तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो फिनॉल आ रहा है इस कैटेगरी में, फिनॉल आ रहा है इस कैटेगरी में, जहां पर OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। एक और एग्जाम्पल है, एक और बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। अच्छा, इसी का पहले एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे आपको ये एग्जाम्पल दे दिया, अब यहाँ पे पूछ लिया, अरे ये भी तो इसी कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि हम OH की बात कर रहे हैं ना। OH sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, OH sp2 है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, क्या है ये, कौन सा कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम होता है क्रिसॉल। क्रिसॉल, ठीक है। तो जो क्रिसॉल है वो भी बेटा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रखता है OH जो इससे OH जुड़ा हुआ होता है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल, जो विनाइल एल्कोहल होते हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। विनाइल एल्कोहल क्या होते हैं बेटा, दिस इज विनाइल एल्कोहल। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि यहां पर क्या होगा, 1 फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एलाइल में क्या था, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। विनाइल में क्या है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अगर आप इस कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है OH ग्रुप, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp2 होगा। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तीसरा सिग्मा हाइड्रोजन वाला तो 3 सिग्मा हो गए और 1 पाई बॉन्ड हो गया, राइट। तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। हमने पहले क्या किया, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया। तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया, इजी सा था, इसमें कुछ खास ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक स्टार एक में लगवाऊंगी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कहाँ याद रखना है बेटा, जो आपको याद रखना है ड्यूरिंग द कन्वर्जन्स, ड्यूरिंग द रिएक्शंस, है ना। पहला स्टार लगाएंगे आज की वीडियो का,
पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी भी कार्बन के ऊपर एक OH जुड़ा है तो चलेगा, लेकिन उसी सेम कार्बन पर अगर दो OH जुड़े हैं, मैंने एक एग्जांपल ये लिखा है, देखो, अगर बाय चांस किसी कार्बन पर 2 OH आ गए ड्यूरिंग द कन्वर्जन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये जो दोनों एल्कोहल हैं, जो 2 OH हैं, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कार्बन पर चिपके हुए हैं, सेम कार्बन पर चिपके हुए हैं, दीज आर नॉट स्टेबल। ये क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, वाटर को यहां से निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, यहां से वाटर को निकाल देंगे, राइट, और रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। देखो, क्योंकि टर्मिनल लास्ट वाले कार्बन पर OH जुड़ा हुआ था, तो इसलिए यहां क्या बन रहा है, CHO, एल्डिहाइड बन रहा है। अगर ये दोनों OH सेंटर वाले कार्बन पर जुड़े होते तो आपका कीटोन बन जाता। ठीक है, तो जब भी 2 OH प्रेजेंट हो एक ही कार्बन पर, सेम कार्बन पर, तो बेटा वहां पर क्या होता है, वाटर निकल जाता है और रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं। ये नोट कर लेंगे, ये आपको याद रखना है जब आप एल्काइन पर वाटर का एडिशन कराते हो, वहां पर टॉटोमेरिज्म कराते हो, वहां पर एसीटोन बनाते हो, कुछ रेव रिएक्शन जो होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्कोहल का। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर क्या होता है और एल्कोहल के अंदर कौन कौन से आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं, हम पढ़ते हैं, राइट। हाँ जी, अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो जब हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं और एल्कोहल में IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं, तो बेटा जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप जहां भी आता है चेन के अंदर, वहां पे एज अ सफिक्स क्या यूज किया जाता है, ऑल यूज किया जाता है। मतलब कोई चेन है, एल्केन प्लस एल्केन का E हट जाएगा, एल्केन और ऑल को जब हम जोड़ेंगे तो नाम आ जाएगा आपका एल्केनॉल। मैं 1-2 एग्जांपल भी कराऊंगी, राइट। अगर OH से बड़ा कोई ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है, कोई सीनियर ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, तब ये जो OH होगा वो एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। और प्रीफिक्स में इसका नाम क्या यूज होगा, प्रीफिक्स में इसका नाम बेटे यूज होगा हाइड्रोक्सी। तब हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी कहेंगे, राइट। ये समझ में आ गया। चलो 1-2 एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहां पे एक एल्कोहल बनाया है। पहले इसका आप सोचिए कि इसका कॉमन नेम क्या है। ये क्या है, ये क्या बनाया है मैंने, बताएं। इट इज अ आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। आइसो ग्रुप बना हुआ है ना, ये आइसो T शेप बनी हुई है, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, 4 कार्बन है, इसको हम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे। दिस इज अ ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। बट व्हाट इज द IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखने के लिए आपको IUPAC नेमिंग आती है अच्छे से, आपने क्लास 11th में की है। और मैं आपको यहाँ पे एक जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। एल्कोहल के केस में क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमें लंबी से लंबी चेन लेनी है, और वो चेन लेनी है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट हो ही। फंक्शनल ग्रुप को नहीं हटाना चेन में से, मतलब मैं ये चेन नहीं सेलेक्ट करूंगी, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस कार्बन को तो चेन में लेना ही लेना है। तो ये स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको लूंगी तब भी 3 कार्बन की चेन आएगी, इधर लूंगी तो भी 3 ही कार्बन की चेन आ रही। 3 कार्बन की चेन आई। 3 कार्बन की चेन के लिए रूट वर्ड क्या होगा बेटा, प्रॉप होगा। नंबरिंग करेंगे कहां से, फंक्शनल ग्रुप ये प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करेंगे 1 2 3। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। ये कहां पे आएगा, प्रीफिक्स में आएगा, क्योंकि जो OH है वो बड़ा ग्रुप है, वो सफिक्स में जाएगा। ठीक है, और मिथाइल तो जो मिथाइल है, जो एल्काइल है, वो तो हमेशा ही प्रीफिक्स में आता है। तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल। प्रॉप इज अ रूट वर्ड। प्राइमरी सफिक्स इज एन इन आइन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन है, तो प्रोपेन। ई मैंने हटा दिया पहले ही। और OH 1 पे प्रेजेंट है तो आप 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, क्या होगा इसका नाम, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, राइट। इसको प्रोपेन 1 ऑल भी कह सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस है ये तो आपको पता ही है कि अगर मैंने प्रोपेनॉल लिखा है तो 1 पर ही ऑल होगा। प्रोपेनॉल भी ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल भी ठीक है, लेकिन 1 प्रोपेनॉल मत कर देना।
1 प्रोपेनॉल मत कर देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 1 लगा देते हैं, 1 प्रोपेनॉल। अरे 1 प्रोपेन थोड़ा ही 1 है, ऑल 1 है ना, तो क्या करोगे, प्रोपेन -1 ऑल ऐसे लिखोगे। ठीक है, क्लियर हुई है बात। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर कोई साइक्लिक इस तरह से ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ OH प्रेजेंट है, यहाँ CH3 प्रेजेंट है, अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली OH क्या है, बड़ा ग्रुप है, सफिक्स की तरह यूज होगा, तो 1 नंबरिंग इसी वाले कार्बन को दी जाएगी जिस पर OH जुड़ा है, इसको 2। अरे 1 से 2 इधर भी जा सकते हैं, 2 इधर भी जा सकते हैं, लेकिन इधर साइड चेन प्रेजेंट है ना, तो इधर से जाएंगे 2 3 4 5। 5 कार्बन की साइक्लिक चेन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन है ये, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, मैंने रूट वर्ड लिख दिया, साइक्लो यहां पर प्रीफिक्स आएगा, साइक्लोपेंटेन, 1 डिग्री प्रीफिक्स इज साइक्लो। अब ये कहां जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और 1 पे क्या प्रेजेंट है, ऑल, पेंटेन, ई हट जाएगा, पेंटेन 1 ऑल। बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल या 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, राइट है ना। अब एक ऐसा एग्जांपल कराती हूं जहां पर बेटा आपका जो ये OH है वो प्रीफिक्स में यूज हो, जैसे कि ये एक मैंने एग्जांपल लिखा, ठीक है, ये एक कंपाउंड है जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ग्रुप ये है, लेकिन आपको पता है कि बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है, सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, COOH ग्रुप इज अ सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप। जब आपने फंक्शनल ग्रुप की टेबल याद करी है तो उसमें देखा है COOH तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, COOH तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, और जब अगर बड़ा बंदा घर में प्रेजेंट है तो भाई उसी की चलेगी, तो सफिक्स में तो नाम इसी का ही आएगा, तो OH को ऑटोमेटिकली हम कहाँ ले जाएंगे, प्रीफिक्स में ले जाएंगे, राइट। सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे। जब हम कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये जो COOH ग्रुप है, क्योंकि ये कार्बन से स्टार्ट हुआ है इसलिए इसका कार्बन भी चेन में काउंट होगा। वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं वो चेन में काउंट होते हैं, चाहे वो COOH हो, चाहे वो CHO हो, चाहे वो आपका कीटोन हो, चाहे वो आपका साइनाइड हो, राइट, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप ये है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। रूट वर्ड क्या बैठ रहा है, रूट वर्ड है ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स NE9, तो यहाँ पर एन है तो ब्यूटेन, लो मैं भी लगा देती हूँ, है ना, ब्यूटेन। अब प्रीफिक्स में क्या जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा OH, OH प्रीफिक्स में जाएगा क्योंकि COOH क्या है, सेकेंडरी सफिक्स बनाता है, तो चलो पहले मैं सेकेंडरी सफिक्स लिख देती हूँ। उस COOH को कहते हैं ओइक एसिड, तो एन का ई हटेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो अभी OH तो रह गया, OH किस जगह पे है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो OH है वो आपको देखना होगा कि अगर चेन में एज अ सुपीरियर ग्रुप है या इंफीरियर ग्रुप है। अगर सुपीरियर ग्रुप है तो आप इसको एज ऑल यूज करोगे, सुपीरियर सफिक्स में इसका नाम ऑल आएगा, लेकिन अगर ये इंफीरियर ग्रुप है तो ये प्रीफिक्स में जाएगा और इसको हम हाइड्रोक्सी कहेंगे। दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। चलो एक और आपको दे देते हैं क्वेश्चन, ये है, मैंने पीछे जब आपको क्लासिफिकेशन कराया था तो वहां पर भी आपको बताया था, और इसका जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है रिंग की। रिंग कोई भी हो, रिंग आपकी साइक्लिक हो, साइक्लिक रिंग है, चाहे वो आपकी एरोमेटिक है, चाहे वो एलिसाइक्लिक रिंग है, रिंग में जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, पहले ये सेलेक्ट करेंगे। आपका फंक्शनल ग्रुप OH है और ये साइड चेन है तो नंबरिंग इसी को 1 देंगे, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर आप इधर से जाओगे तो ये 1 2 3 4 5, इसको 5 नंबर मिलेगा। आपको लोवेस्ट नंबर देना होता है फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन को, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब जो बेंजीन नाम होता है बेटा वो IUPAC एक्सेप्टेड नेम होता है, वो IUPAC एक्सेप्टेड नेम है। फिनॉल भी IUPAC एक्सेप्टेड नेम है। तो अगर मैं CH3 को छुपा दूं तो ये क्या है, ये फिनॉल है। अगर मैं CH3 को छुपा दूं तो ये क्या है, फिनॉल है। CH3 कहाँ प्रेजेंट है,
3 नंबर पे प्रेजेंट है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 3 मिथाइल फिनॉल। बताओ समझ में आई बात, है ना आसान सा, 3 मिथाइल फिनॉल। या फिर अभी मैंने जब क्लासिफिकेशन में इसका नाम क्या बताया था, क्रिसॉल, तो ये मेटा पर प्रेजेंट है तो इसको हम मेटाक्रिसॉल भी कहते हैं, मेटाक्रिसॉल। अगर CH3 यहाँ पे प्रेजेंट होगा 2 नंबर पे तो ऑर्थोक्रिसॉल, पैरा पे प्रेजेंट होगा तो पैराक्रिसॉल। ओके, तो ये था हमारा नॉमेनक्लेचर। इसके बाद हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करेंगे, आइसोमेरिज्म की। जो आपके अल्कोहल है, जो अल्कोहल ग्रुप जिस भी एलिफैटिक या एरोमेटिक में प्रेजेंट होता है, तो किस किस टाइप के आइसोमेरिज्म को शो करता है। देखो आपने आइसोमेरिज्म पढ़े हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा है और स्टीरियो आइसोमर पढ़ा है। स्ट्रक्चरल में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, चेन पढ़ा है, पोजीशन पढ़ा है ना, रिंग भी पढ़ा है, आइसोटोपिक पढ़ा है और फंक्शनल पढ़ा है, ये सारे पढ़े। और स्टीरियो में आपने क्या क्या पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल पढ़ा है, ऑप्टिकल पढ़ा है ना, कन्फर्मेशनल पढ़ा है। तो जब हम इन आइसोमर्स की बात करते हैं, आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, इन केस ऑफ अल्कोहल, अगर आपको अल्कोहल दिख रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और उसमें अल्कोहल दिख रहा है, तो वहां पे कौन कौन से आइसोमेरिज्म आपको चेक करने चाहिए, जो आपको देखते ही एकदम आ जाए कि भैया ये वाले आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स यहाँ पर बन सकते हैं। चेन आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है, चेन आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं इनके एग्जांपल दूंगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल, पोजीशन आइसोमर्स ये बनाएगा। साथ ही ये बनाएगा यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स बनाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स बनाएगा। और एक ये यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ज्योमेट्रिकल बिल्कुल नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म में क्या है, आपको मैंने ये 4 कार्बन की चेन दी, यहाँ OH जुड़ा हुआ है। अभी मैं इसी 4 कार्बन की चेन को ऐसे अरेंज कर दूं और इसे OH को यहाँ जोड़ दूं, इट इज बोथ आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखो, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ जोड़ दूं सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन चेंज कर दी मैंने OH की, यहाँ मैंने चेन चेंज कर दी। क्लियर हो रही है बात, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म रिकॉल हुआ। अब अगला अगर मैं फंक्शनल की बात करूं, तो जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला और ईथर का जनरल फॉर्मूला बेटा सेम होता है, ईथर और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। और फंक्शनल आइसोमर्स बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। अगर एक कार्बन है, अगर CH3OH है और आपसे फंक्शनल आइसोमर पूछे तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज ईथर के लिए तो आपको 2 एल्काइल ग्रुप चाहिए, यानी कि 2 कार्बन चाहिए, एक ऑक्सीजन के इधर एक ऑक्सीजन के इधर, तो मिनिमम 2 कार्बन होंगे, तभी तो अल्कोहल और ईथर 2 फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे। राइट, क्लियर हो गया। तो अगर एक कार्बन है तो यहां पर फंक्शनल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, अब अगर 2 कार्बन है तो C2H5OH अल्कोहल हो सकता है और इसका फंक्शनल आइसोमर ईथर ये बन सकता है CH3OCH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, C2H6O, C2H6O को फॉलो कर रहा है, C2H6O को फॉलो कर रहा है। तो C2H6 से 2 कंपाउंड बने आपके, 2 स्ट्रक्चर बनाई आपने, 2 आइसोमर्स बनाए आपने, एक आपने अल्कोहल बनाया, इथाइल अल्कोहल बनाया, एक आपने ईथर बनाया, एक आपने क्या बनाया, ईथर बनाया, मिथॉक्सी मीथेन बनाया। राइट, तो ये दोनों आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ पर ईथर है। ठीक है, तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर। ऑप्टिकल कैसे आ सकता है, मान लो ऑप्टिकल ये बन सकता है, ऑप्टिकल नाउ दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन, सारे के सारे जो ग्रुप है वो डिफरेंट जुड़े हुए हैं, ये R या S हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या शो कर सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को यहाँ पर शो कर सकता है। तो ये हमने बात करी आइसोमेरिज्म की और नोमेनक्लेचर की। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं और वो है अबाउट द स्ट्रक्चर, अबाउट द बॉन्ड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनकी क्या नेचर होती है, क्या बॉन्ड एंगल होता है, इसकी हम बात करेंगे। देखो, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करूं,
ये हम बात कर रहे हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर की। किसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? अल्कोहल के बॉन्ड स्ट्रक्चर की। तो चलिए अल्कोहल का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कोई कार्बन है, इसके साथ ये O जुड़ा हुआ है और ये H जुड़ा हुआ है, दिस इज OH। भाई OH कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना चेन के अंदर। अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन वाइड्रोजन जो भी जुड़ी होगी, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, कार्बन चेन जुड़ी है, व्हाटएवर, हम इसको देख रहे हैं। इस कार्बन के पास, इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे बेटा क्या है? लोन पेयर होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। इस कार्बन पर जब ये ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन पर जब ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, और ये जो कार्बन है ये कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि इट विल बी टेट्राहेड्रल इन नेचर। 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं और इनके बीच में क्या होता है? एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा हो जाता है। बॉन्ड एंगल लगभग क्या हो जाता है? 108 के पास आसपास हो जाता है, 108.5 के आसपास हो जाता है बॉन्ड एंगल। ऐसा क्यों होता है? तो पहला क्वेश्चन आपका स्टार लगा लो, ये सेकंड स्टार है आज की वीडियो का। जो बॉन्ड एंगल होता है वो यहाँ पर क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल बेटा 109 ना होकर, 109.25 ना होकर क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर क्या होता है? 108 हो जाता है, कम हो जाता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। उसका रीजन है कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन होता है। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ एल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि एल्केन के कंपैरिजन में, अगर सिंपल एल्केन है, कंपैरिजन में अल्कोहल का बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है? उसका रीजन है लोन पेयर रिपल्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो ये लोन पेयर हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, और इसी की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया बॉन्ड एंगल वाली बात। अब हम अगली चीज क्या पढ़ेंगे? अगली चीज पढ़ेंगे कि अगर एरोमेटिक हो, अगर फिनॉल हो, तब कहानी क्या होने वाली है? लोन पेयर तो अभी भी प्रेजेंट है बच्चा, लोन पेयर तो अभी भी प्रेजेंट है। यहां पर जो कार्बन है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक तो पॉइंट ये याद रखना है, यहाँ पर sp3 था, यहाँ पर sp2 है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि ये जो लोन पेयर हैं, ये जो लोन पेयर हैं, सॉरी इसको मैं हटा रही हूँ अभी यहाँ पे, ये जो लोन पेयर है इधर कॉन्जुगेशन में चला जाएंगे। देखो लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे, ये बात क्लियर हो रही है। ये लोन पेयर कहाँ चले जाएंगे? कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे। कैसे कॉन्जुगेशन में जाएंगे? अगर ये फिनॉल है और ये इसके लोन पेयर हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, इस तरह से 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो क्या होता है कि जो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ है COH की, जो बॉन्ड लेंथ है वो इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्कोहल बेटा क्या डिक्रीज हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? एलिफैटिक एल्कोहल के कंपैरिजन में। तो ROH की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है कंपेयर टू AROH। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, एक तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक तो इसका रीजन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और दूसरा रीजन है बेटा ये देखो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ड्यूरिंग द रिजोनेंस जब ये चल रहा होता है डबल बॉन्ड आ जाता है। ये परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से भी ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं डेटा की बात करूं, अगर मैं इसके डेटा को पढ़ूं कि कितनी इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, आपको ऐसा सच याद नहीं करनी है। इसकी लगभग जो बॉन्ड लेंथ होती है 142 पिकोमीटर।
इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है यहाँ लिख देते हैं, इसकी होती है 142 पिकोमीटर और इसकी होती है 136 पिकोमीटर। ठीक है, तो डिक्रीज हो जाती है बॉन्ड लेंथ ड्यू टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसको भी आप स्टार लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ये हमारा थर्ड स्टार हो गया। बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ एरोमेटिक क्या होती है बेटा, कम होती है, शॉर्टर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। थर्ड चीज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, इसको भी हम एक स्टार देंगे, डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे। डाइपोल मूवमेंट जानते तो है ना, क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी आ जाती है, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम पोलैरिटी कहते हैं बॉन्ड की, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो जब हम डाइपोल मूवमेंट चेक करते हैं, किसका, ROH का और AROH का, तो किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होने वाला है? देखो चेक करो यहाँ पे किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन आता है आपसे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अल्कोहल का डाइपोल मूवमेंट, बेटा स्टार किया हुआ है मैंने, याद रखेंगे। अल्कोहल का डाइपोल मूवमेंट फिनॉल से ज्यादा होता है। अल्कोहल का डाइपोल मूवमेंट फिनॉल से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसको क्लीन करते हैं पहले, यहाँ पे समझाते हैं आपको। ये एक कार्बन की चेन है और इसके साथ ये OH जुड़ा हुआ है। OH आपको पता है कि कैसा है, ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इधर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड वीक हो गया और ये टूटने के लिए प्रोन हो गया, राइट? इसे ही हम पोलैरिटी कहेंगे, डाइपोल मूवमेंट कहेंगे। बट इन केस ऑफ बेंजीन, ये OH जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, -I इफेक्ट शो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, सॉरी, ये ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है नेचर में, लेकिन वही जो ये फिनाइल रिंग है बेटा, जो फिनाइल रिंग होती है, इसका भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है। अब इसका भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है, इसका भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है, तो जो रिजल्ट होगा वो कुछ कम हो जाएगा। यहां पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा आएगा। दैट्स वाई अल्कोहल का डाइपोल मूवमेंट इज ग्रेटर देन फिनॉल। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये समझ में आ गई? इसको स्टार लगाएंगे, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का तो इसका तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है और इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, ठीक है। यहां पर इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, यहां पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। इस वजह से जो डाइपोल मूवमेंट का रिजल्ट आएगा वो अल्कोहल के केस में ज्यादा होगा, एलिफेटिक अल्कोहल के केस में ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू फिनॉल। ये बात आप नोट कर लेंगे। तो आज हमने 4 स्टार पढ़े हैं। पहला स्टार हमें ये कह रहा था, पहला स्टार हमें कह रहा था कि अगर कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा, एक ही कार्बन पर, सेम कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते और वाटर वहां पर लूज हो जाता है और रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। दूसरा हमने स्टार क्या पढ़ा था कि इन केस ऑफ एल्कोहल, इन केस ऑफ एल्कोहल जो बॉन्ड एंगल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी 109 डिग्री नहीं होता, उससे कम होता है, 108 के आसपास हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड स्टार हमें क्या कह रहा है यहाँ पे? थर्ड स्टार हमें कहता है कि जो COH बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ एल्कोहल के केस में ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू फिनॉल। ऐसा क्यों हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और दूसरी चीज है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ आ जाता है? जो ये बॉन्ड है वो C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द रिजोनेंस, लेकिन ये पार्शियल है क्योंकि ये मूव करते रहता है पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। और फोर्थ हमारा स्टार क्या कह रहा था कि डाइपोल मूवमेंट जो है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ एल्कोहल इज ग्रेटर देन फिनॉल। तो आज की वीडियो में बेटा हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। इंट्रोडक्शन ही हमने सारा कवर किया।
तो हमने इसमें पढ़ा कि नॉमेनक्लेचर क्या है इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें भाई क्या क्या आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब हमने आज खत्म कर लिया, कवर कर लिया। और कल हम इसकी क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, फिर इसके हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम करेंगे फिनॉल एंड देन ईथर। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।